WRC यानी ICHR के पश्चिमी क्षेत्र नियमित व्याख्यान श्रृंखला में माननीय अशोक जी मोड़क ये सावरकर जी का इतिहास विषयक दृष्टिकोण इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले मैं उनका परिचय करने के लिए वनिता देशपांडे को निमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, आप सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत है। प्राध्यापक डॉक्टर अशोक गजानन मोड़क जी का मैं संक्षेप में परिचय करना चाहूँगी। आप मुंबई के निवासी हैं, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आपने अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र में MA की पदवी प्राप्त की है। आप नीदरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विषय में आपने डिप्लोमा हासिल किया है। सोवियत इकोनॉमिक एड टू इंडिया इस विषय में आपने PhD प्राप्त की है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से आपको DLIT की पदवी प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संशोधन की तरफ से आप प्राध्यापक के पद पर नियुक्त है। मुंबई विश्वविद्यालय के सोवियत अभ्यास केंद्र में आप प्राध्यापक थे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR इस संस्था के आप कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्त है। आप विचारवंत है, लेखक है और आप उत्कृष्ट वक्ता है। रशिया और साम्यवाद के अभ्यासक है। आपने रशिया में कई यात्रा की है। अमेरिका के सरकार के आमंत्रण से आप अमेरिका में भी गए हैं, वहाँ पे भी आपके व्याख्यान हुए हैं। इंग्लैंड, हॉलैंड इन देशों से भी आपने संशोधन का कार्य किया है। हिंदुत्व तथा सामाजिक समरसता इस विषय पर आपका विशेष अध्ययन है और आपने विस्तृत लेखन भी किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने सन 1994 से 2006 तक राजकीय क्षेत्र में आप कार्यरत रहे हैं। कोंकण विभाग, महाराष्ट्र के कोंकण विभाग में पदवीधर मतदार संघ के 12 साल तक विधान परिषद का आपने प्रतिनिधित्व किया है। देवबंद सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघ के विद्यमान अध्यक्ष हैं। आपको उत्कृष्ट संसद पटु पुरस्कार प्राप्त हुआ है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। उभा भावे वक्तृत्व पुरस्कार, एकता मासिक वैचारिक लेखन पुरस्कार से आप गौरवान्वित हैं। ग्रंथालय भारती नागपुर के इस संस्था से आपको वीर सावरकर विवेकानंद के वारसदार इस पुस्तक को आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था पुणे की तरफ से आपको देश विदेश के राष्ट्रीय विचारधारा इस ग्रंथ को आपको पुरस्कार से आप गौरवान्वित हुए हैं। सन 2018 में भारत के राष्ट्रपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलाधिपति के पद पर आप नियुक्त हुए हैं। आपकी कुल 36 पुस्तकें हैं। आपने 140 से अधिक संशोधन पर निबंध आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई वृत्तपत्रों में लेखन किया है। आपका मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं माननीय दिगलुकर जी जो लेखन कॉलेज के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्हें विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपने कार्यक्रम द्वारा मोड़क जी का सत्कार करें। शाल और हमारे जो मोनोग्राम पब्लिश हुए हैं उसकी एक प्रत वो उन्हें भेज देंगे। मैं मोहम्मद जी को पुनः विनंती करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। मेरे पड़ोस में बैठे आदरणीय देगलूरकर जी, बाई तरफ बैठे हुए आदरणीय पाठक जी,
तथा मेरे सम्मुख बैठे हुए बंधुगण और भगिनी, सच कहा जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इस संस्था ने मुझे यहाँ भाषण देने का जो न्योता दिया, निमंत्रण दिया, मैं गदगद हुआ हूँ। मुझे लगता है कि आखिर यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है तो भी एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकट चिंतन करने का मुझे प्राप्त हुआ निमंत्रण, ये मेरे सद्भाग्य का विषय है। और इसीलिए प्रारंभ में ही मैं पाठक जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और विषय के प्रस्तुतिकरण का प्रारंभ करता हूँ। जिस विषय पर मैं प्रकट चिंतन करने वाला हूँ वो विषय है स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का इतिहास विषयक दृष्टिकोण। मित्रों, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये संस्था स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का इतिहास विषयक दृष्टिकोण सबके सम्मुख विशद हो, इस हेतु से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही है। मैं मानता हूं ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का ये सुचिन्ह है। और इसलिए उचित होगा यदि मैंने मेरे भाषण के ही प्रारंभ में आखिर सावरकर जी के विशिष्ट पहलुओं पर भाषण देना कितना और कैसा प्रासंगिक है, समयोचित है, इसके बारे में कुछ वर्णन विश्लेषण यदि मैं करूं। 3 कारण है मुझे लगता है जिनके परिणाम स्वरूप ये विषय वर्तमान काल में बहुत ही प्रासंगिक और समयोचित लगता है। कारण क्रमांक 1, 2014 के संसदीय चुनाव के पश्चात भारत की राजनीति ने ऐसा करवट बदला है, इसका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स का एक वचन मुझे याद आता है। मार्क्स कहता है, there are 2 types of differences. One is called difference of kind and the other one is called difference of kind. Difference of degree and difference of kind. 2014 का चुनाव और उसके पहले जितने चुनाव हुए दोनों में ये डिफरेंस ऑफ डिग्री नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ काइंड है। मानो पानी को उबालने के लिए हमने पतीली को चूल्हे पर रखा, 100 डिग्री होने के पश्चात पानी नहीं रहता, उसका बाष्पीकरण होता है, भाप बनती है। Diametrically opposite scenario unfolds itself if you bring down the temperature up to 0. बर्फ बनती है। That is called difference of kind. That is no longer a difference of degree. 2014 का संसदीय चुनाव भारतीय राजनीति में डिफरेंस ऑफ डिग्री नहीं, डिफरेंस ऑफ काइंड साबित कर चुका है। सावरकर जी को, हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्ति को 2014 के पूर्व काल में जो उपेक्षा बर्दाश्त करनी पड़ती थी, आज सम्मान प्राप्त हो रहा है। शायद नरेंद्र मोदी ये भारत के पहले पंतप्रधान है जिन्होंने 2 दफा पंतप्रधान का पद हासिल करने के पश्चात सावरकर जी की जन्मतिथि का निमित्त खोजकर उनकी तस्वीर के सामने नतमस्तक होना उचित समझा। 1 दफा नहीं, 2 दफा। क्या ये सही नहीं? कहने का मतलब सावरकर जी के जीवन के बारे में प्रकट चिंतन करना, यह राजनीति में जो करवट है बदलने का एक ऐतिहासिक सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसके कारण मैं प्रासंगिक मानता हूं। दूसरा कारण, 2017 में यानी पिछले 7 सालों में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने एक निर्णय लिया है। निर्णय आया कि आखिर भारत के जो दलित है
दलितों का व्यक्ति भी केरल के मंदिरों में पुजारी बन सकता है। सावरकर जी का यही सपना था ना, और पिछले साल तमिलनाडु में भी यही निर्णय लिया। राजकारण तो बदला, समाजकारण भी बदला है। तीसरा कारण है 2014 के पूर्व कालखंड में भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति कैसी थी, 2014 के पश्चात क्या है, जरा सोचिए। अब केवल भू संलग्न मानसिकता नहीं, अब समुद्र संलग्न मानसिकता भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। क्या सावरकर जी ने यही सपना अपने आंखों के सामने रखा था या नहीं? सावरकर पुरुषार्थ के पुजारी थे। वह चाहते थे कि भारत बहादुर बने, भारत विश्व का गुरु बने, और वह केवल पूजा पाठ करने से नहीं बहादुर बन सकता। रण क्षेत्र में जब तक हम अपना पराक्रम प्रस्थापित नहीं कर सकते, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमें स्थान नहीं मिलेगा। 2014 के पश्चात यूरो अटलांटिक वर्ल्ड हैज डिसअपियर्ड एंड इंडो पैसिफिक वर्ल्ड हैज इमर्ज्ड। और अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व अध्यक्ष, उन्होंने वास्तव में यह कहा है कि इट इज नो लॉन्गर एशिया पैसिफिक वर्ल्ड, इट इज इंडो पैसिफिक। मित्रों, क्रमांक 1, राजनीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। क्रमांक 2, भारत का समाज कारण बदला है। और क्रमांक 3, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने अपनी एक अनोखी छवि दुनिया के लिए प्रस्तुत की है। सावरकर जी का 1902 में एक काव्य है, विश्वात आजवरी शाश्वत काय झाले। दुनिया में क्या शाश्वत हुआ है, रहा है? 20 साल के लड़के ने उन दिनों में ग्रेट ब्रिटेन को चुनौती दी है। सूरज सुबह उगता है, शाम को अस्तंगत होता है, आपका साम्राज्य भी बरकरार नहीं रहने वाला यावत चंद्र दिवाकर, वह चंद दिनों में समाप्त होने वाला है। एट प्रेजेंट ग्रेट ब्रिटेन हैज बिकम स्मॉल इंग्लैंड। At present, Indo-Pacific area has practically replaced Euro-Atlantic world. मित्रों, मानो भारत का इस तरह का स्थान 2014 के पश्चात निर्माण हो चुका है। परिणाम स्वरूप यद्यपि अमेरिका रूस के साथ झगड़ा खेलता है, मुझे पूरा विश्वास है रूस से भारत को जो एक डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, अमेरिका रोड़े नहीं अटकाने वाला है। बिकॉज अमेरिका हैज रियलाइज्ड द रोल इंडिया इज सपोज टू प्ले इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दूसरा सवाल मैं उपस्थित करने वाला हूं, उसका भी उत्तर मैं ही देने वाला हूं कि आखिर यद्यपि सावरकर जी के जीवन में अष्टपहलू नजर आते हैं, मैंने इसी पहलू पर भाषण करने का क्यों सोचा? क्या अन्य पहलुओं पर हम बोल नहीं सकते? मैंने यह सोचा कि सावरकर जी के पराक्रमी जीवन में इतिहास एक अनोखी भूमिका अदा करता है। एक श्लोक मुझे याद आता है। वास्तव में वह श्लोक, वह सुभाषित गृहस्थाश्रम की प्रशंसा करने वाला है। श्लोक क्या है? यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहस्थाश्रमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति आश्रमाः। मैंने सोचा कि दूसरी पंक्ति में यदि कुछ परिवर्तन हमने किया तो सावरकर जी का इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर हम रोशनी डाल पाएंगे। पहली पंक्ति तो ठीक है, यथा वायु समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथेति हा समाश्रित्य सावरकरस्य जीवनम। वायु का मतलब प्राणवायु। प्राणवायु का जो मनुष्य जीवन में स्थान है वो कितना महत्व का है, कोविड कालखंड में हमें पर्याप्त अनुभव आया है, एहसास हमने किया है।
सावरकर जी के जीवन में इतिहास का स्थान प्राणवायु के समीप तरीका था। द गोखले जो सावरकर जी के बड़े अभ्यासक, चिंतक, विश्लेषक रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य सावरकर जी और इतिहास, इनके रिश्तों के बारे में कहा है। वो कहते हैं, देखिए, बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक स्वातंत्रवीर सावरकर इतिहास के अध्येता, विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने इतिहास से ऊर्जा प्राप्त की और अपने जीवन में इतिहास बदला। ये नाता, ये रिश्ता है सावरकर जी और इतिहास दोनों में। क्या ये सही नहीं कि 25 साल के सावरकर 1857 का स्वातंत्र्य समर दुनिया को बताने के लिए इंग्लैंड में सिद्ध हुए? क्या ये सही नहीं? 40 साल के सावरकर जी ने हिंदू पद बादशाही पुस्तक रत्नागिरी में लिखी, और जब उनके जीवन का अमृतोत्सव हुआ, 75 साल उस महापुरुष ने जब पूर्ण किए, भारत के इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखने के लिए वीर सावरकर सिद्ध हुए। ये था सावरकर जी का इतिहास के प्रति देखने का दृष्टिकोण, और इतिहास का उनके जीवन में यह एक अनोखा स्थान था। भारत को जब आजादी मिली, बड़े दुख का विषय है कि आखिर यह आजादी हमें भारत का विभाजन करने के बाद मिली, यानी द प्राइस वी हैड टू पे इज क्वाइट हेवी। परंतु सावरकर जी ने 1949 के कलकत्ता के हिंदू सभा अधिवेशन में भाषण करते समय जो कहा है, सावरकर जी का इतिहास के प्रति जो प्रेम है दर्शाता है। सावरकर जी ने कहा है, अरे भाई, ये ठीक है, हम पूर्ण भारत आजाद नहीं कर सके, केवल 3/4 भारत ही तिरंगे झंडे के नीचे आया है, लेकिन डरने का कोई कारण नहीं। दुनिया में कौन सा देश एक हफ्ते में संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में हासिल हुआ है? प्लीज थिंक ऑफ अमेरिकन फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन। क्या एक हफ्ते में अमेरिका आजाद हुआ? क्या इटली आजाद हुआ? क्या शिवाजी महाराज ने जब औरंगजेब के चंगुल से महाराष्ट्र को विजय प्राप्त की, पूरा महाराष्ट्र आजाद हुआ था? परंतु शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी के शूर वंशजों ने जो संघर्ष किया, नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के लाल किले पर भगवा ध्वज फहरने लगा। अंत में सावरकर जी ने कलकत्ता में उनके भाषण के लिए मौजूद श्रोताओं को यह संदेश दिया कि डरने का कोई कारण नहीं, कल नहीं परसों, इस साल नहीं अगले साल भारत पूर्ण अखंड होगा। यह है सावरकर, यह है सावरकर जी के जीवन में इतिहास का स्थान। इतना ही नहीं, शेषराव मोरे ने जो सावरकर का बुद्धिवाद नाम की पुस्तक लिखी है, मुझे बड़ा अच्छा चिंतन, विवेचन मोरे जी के लेखनी से कागज पर उतरा हुआ नजर आता है। वो कहते हैं, देखो, सावरकर जी ने भारत के इतिहास अध्ययन करने के पश्चात पंचसूत्री निष्कर्ष निकाले हैं। निष्कर्ष क्रमांक 1, भारत इस्लाम पूर्व कालखंड में राष्ट्र जीवन का स्वामी था। ऐसा मत सोचिए और समझिए कि ब्रिटिश यहां आने के पश्चात ही यहाँ के राष्ट्र जीवन का श्री गणेश हुआ। अब आश्चर्य आनंद की बात यह कि एपीजे अब्दुल कलाम भी यही बात बोल रहे हैं। इग्नाइटेड माइंड्स नाम की पुस्तक में कलाम साहब कह चुके हैं, हम रामेश्वर के वासी हैं और इसीलिए प्रभु राम के भक्त हैं। कलाम साहब लिखते हैं, he brings to our notice that India has been in existence even in the pre-Islamic era। छागला साहब भी ये बात कही है, और आज तो दुनिया में कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये सही है। There are two differences between European nation and Indian nation। यूरोप के राष्ट्र किसी राजा ने, महाराजा ने पैदा किए, भारतीय राष्ट्र ऋषि मुनियों ने पैदा किए। यूरोप के राष्ट्र प्रतिक्रियात्मक है, भारत सकारात्मक है, शुरू से लेकर आज तक। मैंने पंचसूत्रों का उल्लेख किया, ये सूत्र क्रमांक 1। दूसरा सूत्र सावरकर जी ने बताया कि
आखिर भारत को किसी और में सेक्युलरिज्म पढ़ाने की जरूरत नहीं, वी हैव बीन सेक्युलर फ्रॉम आवर बर्थ। सावरकर जी ने भारतीय इतिहास के जो 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखे हैं, पाठकों को याद दिलाते हैं कि सन 511 में जब यहाँ मिहिरगुल नाम का राजा था, वो यद्यपि वैदिक था, शैवपंथीय था, दुर्भाग्य से उसे क्यों कैसे लगा भगवान जाने, लेकिन वो वहां उसके जो बौद्ध प्रजाजन थे उनको सताने लगा। सावरकर जी कहते हैं कि यहाँ के प्रजाजनों को मिहिरगुल की यह नीति पसंद नहीं आई। ध्यान में रखिए, मिहिरगुल वैदिक है, शैवपंथी है, प्रजाजन चाहते हैं कि उसने भी बौद्धों का सम्मान करना चाहिए। और जब उसने बात नहीं मानी तो राजा यशोधर्मा ने बगावत की। जरा पढ़िए आप सावरकर जी की पुस्तक, 4था स्वर्णिम पृष्ठ सावरकर जी ने राजा यशोधर्मा के चरणों में समर्पित किया, मिहिरगुल के चरणों में नहीं। कहने का मतलब सूत्र क्रमांक 1, इंडिया हैज बीन इन एग्जिस्टेंस एज ए नेशन फ्रॉम द एंशंट एरा। नंबर 2, भारत शुरू से लेकर जेन्युइन सेक्युलर रहा है। नंबर 3, यहां किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, संप्रदाय का व्यक्ति हो, जाति उपजाति का व्यक्ति हो, जब जब भारत पर आक्रमण हुआ, वयम पंचाधिकम शतम, यह पंक्ति चरितार्थ करने के लिए यहाँ का भारतवासी सिद्ध हुआ, सज्ज हुआ। उसने रणचंडी की पूजा की। वो जितना सहिष्णु है उतना जयिष्णु है, जितना क्षमाशील है उतना क्रोधशील है, जितना अकोमोडेटिव है उतना सिलेक्टिव है। हाँ, समय का जो तकाजा है, सावरकर एंड बोथ तिलक ऑल्सो दे कॉल इट रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, प्रतियोगी सहकारिता। दोनों महापुरुषों ने इस शब्द प्रयोग का अपने भाषणों और लेखों में विपुल उपयोग किया है। प्रतियोगी सहकारिता, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। 4था सूत्र, इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, लेखन करते हैं, पठन करते हैं, हमने सत्य की पूजा करनी चाहिए। और 5वां सूत्र, हिंदू हो अहिंदू हो वे तुल्यबल होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि मुसलमान सेकेंडरी सिटीजनशिप के स्वामी हो, या मुगल राज में जो हिंदुओं को भुगतना पड़े उस इतिहास की पुनरावृत्ति हो। मित्रों, सावरकर जी का इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह समझने के लिए आखिर इतिहास का सावरकर जी के जीवन में जो अनोखा स्थान है उसके बारे में गहराई में जाकर हमने सोचना, चिंतन करना आवश्यक है। जब उनके वरिष्ठ भाई बाबाराव सावरकर 1945 में मृत्युशैया पर थे, तब सावरकर जी ने चिट्ठी लिखी है। स्वयं सावरकर जी मुंबई से सांगली गए उनका दर्शन लेने के लिए। वहां से मुंबई लौटने के पश्चात तात्याराव ने बाबाराव को जो चिट्ठी लिखी है, बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। वह कहते हैं, बाबाराव आप फिक्र मत करिए, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर भारत का इतिहास 2 दफा बदला है। नंबर 1, हम और आप दोनों जब शैशवावस्था में थे, हम दोनों ने नारा दिया था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता कतई हमें मंजूर नहीं। क्या यह सही नहीं कि आखिर भारत को यह नारा मंजूर करना पड़ा? हमने इतिहास बदला है। बाबाराव, हम अंडमान से वापस आए, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से हम सुखरूप आए। यहाँ आने के पश्चात जब हमने देखा कि देश की राजनीतिक करवट बदल, मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, देश के भविष्य का खतरा ध्यान में लेने वाले हम दोनों थे। हमने कहा कि भारतीय राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। आज 1945 में हम कह सकते हैं कि हमारा नारा हमारी दूरदृष्टि का परिचायक साबित हुआ। कहने का मतलब, जैसा द.न. गोखले जी ने कहा है कि सावरकर जी आजन्म इतिहास के छात्र रहे, इतिहास के निर्माता भी रहे। ये था
सावरकर जी के जीवन में इतिहास का अनोखा स्थान। मित्रों, जब मेरे जैसा व्यक्ति सावरकर जी ने भारत के इतिहास का गहरा अध्ययन करने के पश्चात जो जो चिंतन मंथन किया, लेखन किया, उसके बारे में सोच विचार करने लगता हूं, ध्यान में आता है कि सावरकर जी ऑलवेज ऑप्टेड फॉर स्विमिंग अगेंस्ट करंट, प्रवाह के विरोध में तैरना। पता नहीं क्यों, लेकिन सावरकर जी को बचपन से प्रिय विषय था। दुनिया को पसंद आए ना आए, मुझे जो सत्य लगता है वो मैं बताने वाला हूं। कारण भारत का इतिहास ये बताता है, सत्यमेव जयते नानृतम। ये नानृतम डिजर्व्स टू बी अंडरस्कोर। यहां असत्य की विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है। और इसीलिए बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक सावरकर जी ने हमेशा प्रवाह के विरोध में तैरना पसंद किया। क्या यह सही नहीं कि अंडमान से मुक्त होने के पश्चात सावरकर जी जब रत्नागिरी में स्थानबद्धता का अनुभव कर रहे थे, उनके ध्यान में आया कि 9वीं सदी में जो देवल स्मृति का निर्माण हुआ, उसके पश्चात नई स्मृति का निर्माण हुआ ही नहीं। हम कालबाह्य रूढ़ियों को पता नहीं क्यों आत्मसात कर चुके हैं, नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। सावरकर जी एक श्रेष्ठ समाज सुधारक, इस नाते जब हम सावरकर जी ने व्यतीत किए हुए 13 सालों का, रत्नागिरी के स्थानबद्ध सालों का अध्ययन करते हैं, पता लगता है सावरकर जी ने कालबाह्य रूढ़ियों पर प्रहार किए। नंबर 1, सावरकर जी ने बुद्धि निष्ठा का, विज्ञान निष्ठा का प्रसार किया। नंबर 2, और सावरकर जी ने हमें बताया प्रयत्नवाद पूजनीय है, दैववाद नहीं। क्या यह सावरकर जी का, उन्होंने भारत के इतिहास में जो स्वर्णिम योगदान किया है, इसका चिन्ह है या नहीं? कहने का मतलब, यद्यपि प्रारंभ में है लगता है हमें कि सावरकर जी प्रवाह के विरोध में तैर रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली उस प्रवाह को ठीक करने में सावरकर पूरे जीवन में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, यशस्वी होते हैं। यह भी सावरकर जी के जीवन का एक अनोखा अद्वितीय संदेश है। जब सावरकर जी ने देखा भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात 1937 में कि अरे भाई, तिलक जी के कालखंड में मुसलमानों के साथ मित्रता करना यह एक टैक्टिकल मूव थी। गांधी जी ने उसको स्ट्रैटेजी बनाई, नेहरू जी ने उसको प्रोग्राम बनाया, और नेहरू जी के वंशजों ने वो 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। उन्होंने अपने नजर से, अपनी दृष्टि से ये देखा। दूरदृष्टि के इस महापुरुष ने इसमें जो खतरा है उसके बारे में हमें अवगत कराने का भरसक प्रयास किया। प्रादेशिक राष्ट्रवाद मानो एक तरफ ही नशा दे रहा था पूरे भारतवर्ष को। आपको सबको आश्चर्य लगेगा, काका कालेलकर नाम के श्रेष्ठ गांधीवादी ये उन दिनों में कह चुके हैं। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक में काका कालेलकर जी का लेख मैंने पढ़ा है, जो आज भी मुझे याद है। कालेलकर जी कहते हैं, यहाँ जो पैदा हुआ वह तो राष्ट्रीय है ही, यहाँ जिसकी मृत्यु हुई वो भी राष्ट्रीय है। औरंगजेब की मृत्यु राष्ट्र में यानी महाराष्ट्र में हुई, नगर में 1707 में, और इसीलिए औरंगजेब केवल राष्ट्रीय नहीं, वो महाराष्ट्रीय है। अब कहां पहुंचे हम भाई? अब मैं कालेलकर जी को शायद सवाल करूंगा कि कालेलकर जी, फिर शिवाजी ने गलती किया ऐसा कहना है क्या आपको? यदि औरंगजेब केवल राष्ट्रीय नहीं महाराष्ट्रीय है, तो फिर शिवाजी ने बेवकूफी किया ऐसा ही शायद आप कहेंगे ना। तो तलवार एक म्यान में नहीं बैठ सकती। कहां पहुंचे हम?
और ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, स्वयं गांधी जी ने 1924 के बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में ये कहा है, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप एंड शिवाजी वेयर मिसगाइडेड पेट्रियट्स। गांधी जी का बात। सावरकर जी ने सोचा कि प्रादेशिक राष्ट्रवाद भारत की हत्या कर रहा है। आपने खिलवाड़ खेली भाई, राष्ट्रगीत के साथ खिलवाड़, राष्ट्रभाषा के साथ खिलवाड़, राष्ट्र की परिभाषा के साथ खिलवाड़, राष्ट्र के इतिहास के साथ खिलवाड़। सावरकर जी ने भविष्य बताया था, अंततोगत्वा अब भूगोल के साथ भी खिलवाड़ करने वाले हैं। सिद्ध हुआ। 1942 का आंदोलन चल रहा था। सावरकर जी ने कहा है, यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, भारत तोड़ो आंदोलन है। क्या सावरकर जी दृष्टा महापुरुष निकले या नहीं, आप मुझे बताइए। बस संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि आखिर सावरकर जी का इतिहास के बारे में एक जो अनोखा प्रेम था, उसके कारण वो राजनीति के बारे में, समाज कारण के बारे में, धर्म कारण के बारे में, देश के लिए हितकारक ऐसे निष्कर्ष निकाल सके। जहां तक सावरकर जी ने इतिहास लिखने वाले लेखकों और इतिहास पढ़ने वाले पाठकों को उपदेश किया है, उस उपदेश का यदि हम चिंतन करते हैं, कुल मिलाकर 10 मुद्दों के बारे में हम प्रकट सोचा कर शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया, सावरकर जी ने, आखिर उनके लेख का शीर्षक है, हिंदू संगठक ने इतिहास का पठन लेखन कैसे करना चाहिए। खैर, यद्यपि सावरकर जी ने नहीं लिखा, लेख पढ़ने के पश्चात मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, भारत के इतिहास के बारे में सावरकर जी ने यह मार्गदर्शन किया। सावरकर जी ने कहा है, देखो भाई, यदि आप भारत के इतिहास का लेखन करने के लिए तुले हुए हैं, तो ध्यान में रखिए कि आप ना किसी विशेष जाति उपजाति का, ना किसी विशेष भाषागत का, ना किसी विशेष पंथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व, ये ध्यान में रखिए। तभी आप भारत के इतिहास के बारे में ठीक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। मित्रों, आप किसी भी इतिहासकार को मिलिए, he will definitely agree with सावरकर in full spirit। यदि मैं ब्राह्मण हूं, फलाना व्यक्ति मराठा है, तीसरा व्यक्ति तेलुगु है, और वह चश्मा लगाकर हम यदि भारत के इतिहास का पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उचित निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। रामचंद्र जी 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 हमने ध्यान में रखना चाहिए कि मैं आजन्म भारतीय हूं, भारतीय भूतवा भारतम भजे। दूसरा निष्कर्ष सावरकर जी ने निकाला है, जो हमारे सम्मुख उन्होंने रखा है, आपने किसी भी पंथ के बारे में, संप्रदाय के बारे में परहेज नहीं रखना चाहिए। द्वेष, मत्सर, तिरस्कार, ये भावना त्याज्य समझनी चाहिए। हाँ, आप वैदिक हो सकते हैं, लेकिन किसने कहा कि आप बौद्धों के, जैनों के, मुसलमानों के शत्रु है, दुश्मन है। कहने का मतलब, सच्चे अर्थ में आपने पूर्ण भारत की पूजा करनी चाहिए, तभी भारत के इतिहास का ठीक अध्ययन आप कर पाएंगे। तीसरा निष्कर्ष सावरकर जी ने बताया है, देखो भाई, जरा गंगा मैया की जो यात्रा चल रही है ना, अनादिकाल से, उसका चिंतन मंथन करिए। हिमालय में गंगोत्री से गंगा अपना प्रवास शुरू करती है, बंगाल में गंगा सागर में विलीन हो जाती है। प्रारंभ में एक छोटा नाला लगती है गंगा, छोटा जल प्रवाह है। अंत में जो विशाल रूप गंगा मैया ग्रहण करती है, शुरू से लेकर अंत तक गंगा मैया का जो प्रवास है, वो भारत का प्रवास है।
हम वेद काल में, उपनिषद काल में पैदा हुए होंगे, आज हम कहाँ पहुंचे हैं भाई। च, हून, कुषाण, कई लोगों को हमने आत्मसात किया। भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति ने इसी तरह की सर्वसमावेशक भूमिका ग्रहण करनी चाहिए। चौथा मुद्दा सावरकर जी बताते हैं, देखो भाई, भारत के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात सबको पता लगता है कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत भूमि पर यानी सिंध की भूमि पर आक्रमण किया। ये ठीक है, राजा दाहिर की पराजय हुई, उसकी 2 कन्याओं को कासिम ने इराक बगदाद ले जाकर उनका भीषण अपमान किया, रथ के पहियों को उनके शरीरों को बांधा गया। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि हमारे सिंध के पूर्वजों ने उसके पश्चात 300 साल भीषण संघर्ष किया, परिणामतः इस्लाम सिंध के बाहर छलांग नहीं लगा सका। 700 से लेकर 1000 साल तक 300 साल दुनिया भर में इस्लाम क्या कर रहा था और भारत में इस्लाम की क्या दशा थी, प्लीज कंपेयर। सावरकर जी बता रहे हैं, हिंदू पदार्थ है पुस्तक है। भारत के इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ ये जो पुस्तक लिखी है, वहां सावरकर जी बताते हैं कि विश्व में अरबस्तान से लेकर भूमध्य समुद्र तक और भूमध्य समुद्र को लांग कर उत्तर अफ्रीका तक इस्लाम जा पहुंचा है। आज भी वहां बैठा है इस्लाम। यूरोप में तो देखा इस्लाम का भीषण स्वरूप, आज भी यूरोप संत्रस्त है। लेकिन 300 साल हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, फलतः दक्षिण भारत सुखरूप रहा। सिंध के बाहर इस्लाम पदार्पण नहीं कर सका। 5वां निष्कर्ष सावरकर जी निकालते हैं कि देखिए भाई, ये तो कहना पड़ेगा कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई 1193 में, उसके पश्चात अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में। ये जो कालखंड है वह इस्लाम की विजय का कालखंड है। ये हरा झंडा इस्लाम का फहरने लगा, भारत के मठों मंदिरों का ध्वस्तकरण हमने देखा, अपनी मां बहनों को बलात्कार भुगतने पड़े, कई तरह के भीषण अपमान अपने पूर्वजों ने उन दिनों में बर्दाश्त किए। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि 16वीं सदी का प्रारंभ हुआ और इतिहास ने करवट बदल दी। कहने का मतलब 1605 तक यानी 1193 से लेकर 1605 तक इस्लाम का हरा झंडा भारत की भूमि पर फहरा रहा था। लेकिन शिवाजी के जन्म के पश्चात यानी 17वीं सदी के पश्चात जहां जहां संघर्ष हुए, हिंदू मुसलमानों के, हिंदुओं को विजय मिली है। और अंत में तो मुगल साम्राज्य हमने ही ध्वस्त किया। आपको सबको आश्चर्य लगेगा, इसका अभिमान गोपाल कृष्ण गोखले ने व्यक्त किया है। 9 जुलाई 1909 को यहां पूना में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुसलमान संबंध इस विषय पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया है। अब उस भाषण को भी एक पृष्ठभूमि है। 3 साल पहले यानी 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ है और सर आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन लॉर्ड मोरले को मिलने के लिए गया है। और जो मांग पत्र मुस्लिम लीग के प्रवक्ताओं ने ब्रिटिश सरकार के चरणों में प्रस्तुत किया है, बड़ा भयानक चित्र है। वो कहते हैं हम भारत के राजे हैं, वी हैव बीन रूलिंग ओवर इंडिया। ये वाक्य है। आगे जाकर लेते हैं, आखिर हमें पराजित करके ही ब्रिटिश यहां आए, इसीलिए ब्रिटिश यदि भारत छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने भारत की चाबी हमारे हाथ में देनी चाहिए, हिंदुओं के हाथ में नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, आनंद भी लगेगा, इसका प्रतिवाद गोखले जी ने किया है, जो नरम दल के नेता है।
और उनका भाषण अभी पढ़िए, लगता है ये सावरकर जी का भाषण। गोखले जी कहते हैं मैं आगा खान को बताने वाला हूं कि आप गलत इतिहास मत पढ़ाइए। गोखले जी ने कहा है मुगल साम्राज्य ध्वस्त हुआ, मराठों के कारण ध्वस्त हुआ, बुंदेलों के कारण ध्वस्त हुआ, जाटों के कारण ध्वस्त हुआ, सिखों के कारण ध्वस्त हुआ, और बाद में ब्रिटिश यहाँ आए। भारत की चाबियां मुगलों ने, मुसलमानों ने ब्रिटिशों के हाथ में नहीं दी, हिंदुओं ने दी। और इसलिए यदि भविष्य में ब्रिटिश भारत छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्होंने भारत की चाबियां मुसलमानों के हाथ में नहीं, हिंदुओं के हाथ में। गोखले जी कहते हैं, अंतिम वाक्य है उसी भाषण में, जिनका हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए इस विशाल मातृभूमि पर अनोखा प्रेम है, उनको, और जिनकी निष्ठाएं प्रदेश भाई है, उनको एक ही नाप से तोलना गलत है। ये गोखले जी कहते हैं। मित्रों, सावरकर जी वास्तव में और सुस्पष्ट शब्दों में ये कई दफा बता चुके हैं, उनके मन में शिवाजी राजा के प्रति, पहले बाजीराव के बारे में, वरिष्ठ माधवराव के बारे में जो अनोखा प्रेम था, उसका ये कारण है कि आखिर शिवाजी राजा ने और शिवाजी राजा से प्रेरणा प्राप्त करके पहले बाजीराव ने, वरिष्ठ माधवराव ने, मराठों ने जो संघर्ष किया, हम अटक पर भगवत ध्वज फहरा सके। आखिर चुनौती किसने दी भाई? क्या ये सही नहीं? और इसीलिए मैंने वो पुस्तक का पन्ना सामने रखा है, दोनों गोखले सावरकर एक रहस्य। इस पुस्तक में कहते हैं, देखिए भाई, 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने वाला था। उसके ध्यान में आया कि 1120 का भारत अब नहीं है, 1739 का भारत पहले बाजीराव का भारत है। बेटर आई शुड गो बैक टू माई कंट्री। ये इतिहास है हमारा। मुझे दुख इस बात का होता है कि यद्यपि सावरकर जी ने 1925 में हिंदू पद बादशाही ये पुस्तक लिखी, जदुनाथ सरकार चुनौती देने के लिए आए आगे। वो कहने लगे भाई शिवाजी को हम राष्ट्रपुरुष नहीं मानते, और इसीलिए शिवाजी को राष्ट्रपुरुष मानकर और शिवाजी के वंशजों की सराहना करके सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक केवल रोमांटिक है, यूटोपियन है। ये जदुनाथ सरकार कह चुके। अब जदुनाथ सरकार को कहने दो भाई, महाराष्ट्र के वाईडी फडके भी कहने लगे। शोध सावरकरांचा इस शीर्षक की जो पुस्तक फडके जी ने लिखी है, वो कहते हैं सावरकर जी की पुस्तक में भावना तर्कवाद पर मात करती है। क्या सावरकर जी पर अन्याय नहीं है? हाँ, ये सही है कि हिंदू पदबादशाही पुस्तक में फुटनोट्स नहीं है। जदुनाथ सरकार होंगे, वाईडी फडके होंगे, दोनों ये आक्षेप उठा रहे हैं। आक्षेप मंजूर है, आप भी पढ़िए हिंदू पद। लेकिन मैं दोनों को सवाल करने वाला हूं, आखिर फुटनोट की जरूरत भी क्या है भाई? जो कुछ सावरकर जी ने कहा, राजवाड़े ने वही कहा या नहीं? जेज खरे ने वही कहा या नहीं? शेजवलकर जी यही बाल बोल रहे हैं नहीं? सेतु बहादुर पगड़ी यही कह रहे हैं या नहीं? शिवाजी विश्वविद्यालय में सेतु बहादुर पगड़ी ने शिवाजी महाराज पर 1970 में कुल मिलाकर 8 व्याख्यान दिए। वो पुस्तक रूप में आज उपलब्ध है, शिवाजी एक विचार। उस पुस्तक में सेतु बहादुर पगड़ी कहते हैं कि आखिर छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर उनके वंशजों ने दिल्ली हासिल की, पूर्ण भारत को मुक्त करने का संकल्प छोड़ा, फायदा भारतवासियों को हुआ। सेतु बहादुर पगड़ी बता रहे। सावरकर जी ने इतिहास पुस्तक लिखने वालों के लिए, इतिहास पुस्तक का अध्ययन करने वालों के लिए जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के कुछ सूत्र मैंने अब तक बताए। सूत्र क्रमांक 1,
इतिहास लेखक ने ध्यान में रखना चाहिए वो किसी फलानी जाति उपजाति का नहीं, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का प्रवक्ता है। नंबर 2, किसी भी पंथ उपपंथ संप्रदाय इसके बारे में उसने परहेज नहीं रखना चाहिए। क्रमांक 3, भारत का इतिहास समन्वय का इतिहास है। ये निष्कर्ष उसने अपने मस्तिष्क में टंकित करना चाहिए। क्रमांक 4, 712 से लेकर 1100, यद्यपि सिंध में हमारी पराजय हुई है, लेकिन 300 साल हमारे पूर्वजों ने अनोखा संघर्ष किया, परिणामतः इस्लाम यहाँ पैर जमा नहीं कर सका। 5वां निष्कर्ष मैंने अभी अभी बताया कि आखिर अकबर की मृत्यु के पश्चात, शिवाजी राजा के जन्म के पश्चात भारत के इतिहास ने करवट बदल डाली। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास क्या साबित हुआ। सावरकर जी आगे जाकर मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यद्यपि शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के विरोध में जो संघर्ष किया उसके बारे में हम अभिमान और गर्व की भावना रखते हैं, हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिवाजी राजा इस्लाम के विरोध में नहीं थे। और सावरकर जी जो कह रहे वह 100% सही है। तिलक जी ने गीता रहस्य में शिवाजी के बारे में जो लिखा एक परिच्छेद में जरा पढ़ने लायक है। तिलक जी कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं के भक्त शायद विधि पूर्वक पूजा ना करते होंगे, लेकिन श्रद्धा से यदि पूजा करते हैं इष्ट देवता की, वो मेरे चरणों में शामिल होती है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तिलक जी ने हमें बताया है कि शिवाजी राजा को ये श्लोक मंजूर था और इसलिए उनकी मां ने उनको उपदेश किया किसी को द्वेष नहीं करना। शिवाजी राजा यद्यपि अफजल खान की हत्या करने में सफल हुए होंगे, भारत का जो दुश्मन था उसको मौत के घाट पर चढ़ाने में यशस्वी हुए होंगे, उन्होंने इस्लाम का द्वेष नहीं। हम सब लोगों ने यह ध्यान में रखना चाहिए, कारण हम अनादिकाल से आज तक किसी की प्रतिक्रिया में व्यवहार नहीं करते। वी हैव बीन अफर्मेटिव ऑलवेज, वी हैव नेवर बीन रिएक्शनरी एंटागोनिस्टिक। सावरकर जी ने हिंदू पदवदशा पुस्तक में एक सुभाषित सदृश वाक्य लिखा है। आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं कि हिंदू और अहिंदू, हिंदू और मुस्लिम, इनमें हमेशा द्वेष की दरार बरकरार हो, ये हेतु नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य, हमारा हेतु अलग है। आखिर हिंदू मुसलमानों में झगड़े क्यों हुए, दंगे फिसाद क्यों हुए, संघर्ष क्यों हुए? कारण खोजने के लिए इतिहास पढ़ते हैं, और जब कारण पता लगता है उस कारण का निर्मूलन करने के लिए पाठ मिले। इतिहास इस हेतु से, इस दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं। मित्रों, दुर्भाग्य से सावरकर जी का ये जो निष्कर्ष है उसको दुर्भाग्य से हमारे आजकल के पुरोगामी प्रगतिशील लोग भूल जाते हैं। सावरकर जी वॉज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। था एक जमाना जब सावरकर जी को पता लगा कि शिया पंथीय लोगों ने घोषित किया है लखनऊ में 1939 में कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, तो सावरकर जी ने कहा है आई ऑनर दैट स्टेटमेंट एंड डिक्लेयर, हम भी मस्जिद के सामने बाजा नहीं बजाएंगे। ये सावरकर है। सावरकर जी जब रत्नागिरी के शहर में स्थानबद्ध थे, मालवण से लेकर रत्नागिरी आने के लिए शिप से निकले। अब सावरकर जी का जाति प्रथा पर तो विश्वास था ही नहीं। उन्होंने सभी यात्रियों को घोषित किया, बताया कि आज दोपहर को हम डेक पर सामूहिक सार्वत्रिक भोजन करेंगे, अपना अपना टिफिन लेकर ऊपर चले आइए। वो भोजन के लिए बैठे, मंत्र का उद्गान हुआ,
वहां का टीसी मुसलमान था, उसका नाम लाला। वो किनारे से जा रहा था, सावरकर को लगा कि ये बंदा अपना टिफिन लेकर क्यों नहीं आ रहा। अब बेचारा वो शर्म के मारे जा रहा था। वो उसने सोचा कि सब लोग बैठे हैं, उसमें एक भी बंदा मुसलमान नहीं है, तो उनको खाना खाने दो, बाद में मैं टिकट चेकिंग करूंगा। सावरकर जी दौड़कर भागकर उसके पास गए, उसका हाथ पकड़कर अंदर आए हैं। कहने लगे कि लाला, आप आपका टिफिन क्यों नहीं लाते। उसके आंखों में आंसू आए। तो कहने लगा, सावरकर जी मैं तो सोचता था कि आप मुसलमानों के द्वेष्टा है। सावरकर जी ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे बोलना शुरू किया, मित्र, मैं जिन्ना के जैसे मुसलमानों का विरोधक हूँ, तुम्हारे जैसे सज्जन मुसलमान का मैं विरोधक नहीं हूँ। आप लाइए आपका टिकट, तब तक हम भोजन नहीं शुरू कर सकते। नतीजा ये हुआ कि वह मालवण से निकली हुई बोट जब रत्नागिरी के पास आई, सावरकर जी का लगेज, सावरकर जी का सामान लाला जी ने उठाया। विदाई सावरकर जी को उसने दी। ये थे सावरकर। मित्रों, सावरकर जी ने और दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं, दो महत्वपूर्ण सूत्र इतिहास लेखकों के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, देखो भाई, यदि हिंदुओं की पराजय हुई ऐसा आपको प्रतीत हुआ, संकोच मत करिए वो बताने में। किसने कहा कि आप हिंदू है इसलिए हिंदुओं की पराजय, हिंदुओं की न्यूनता है, हिंदुओं की कमियां और खामियां छिपा के रखो। क्या ये सही नहीं? 1857 के स्वातंत्र्य समर पर सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखी है, सावरकर जी कहते हैं, देखिए, हम पराजित हुए, ब्रिटिश विजयी हुए, कारण ब्रिटिशों के पास सामूहिकता थी, अनुशासनबद्धता थी। उदाहरण दिया है सावरकर जी ने। कहा जनरल नील, कहा जनरल हैवलॉक, कहा जनरल सर आउटरैम। नील को बताया गया कि अब आपके स्थान पर हैवलॉक नेतृत्व करेंगे, हैवलॉक ने मान्यता दी। बाद में हैवलॉक को बताया गया कि आपने उतरना चाहिए, सर जेम्स आउटरैम विल कैप्टन और सेना। सर कैम्बेल ये सर सेनापति थे ब्रिटिशों के। नील और हैवलॉक दोनों ने अनुशासनबद्ध होने के कारण, सामूहिकता के पुजारी होने के कारण इस आज्ञा का पालन किया। जेम्स आउटरैम ने सर कैम्बेल को बताया, आपकी आज्ञा मेरे लिए मंजूर है, लेकिन ध्यान में रखिए कि मेरी तुलना में हैवलॉक और शूरवीर है। वास्तव में ही डिजर्व्स टू बी कैप्टन एंड आई एम रेडी टू सर्व अंडर हिम। सावरकर जी कहते हैं, ये अनुशासनबद्धता, ये सामूहिकता हमारे पास नहीं थी, फलतः हम पराजित हुए। और इस संदर्भ में सावरकर जी ने एक श्लोक उद्धृत किया, तेहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंचदेवता मुखाद निर्गत्य गच्छन्ति श्री धी री धृत कीर्तया। हमारे हरेक के शरीर में हिंदू शास्त्र हमें बताता है, जन्मतः 5 देवताएं निवास करती है। और जब आप किसी के सामने रिश्वत की मांग करते हैं और उस मांग करने के लिए आपका मुंह खोलते हैं, उस मुंह से आपके शरीर की 5 देवताएं आपको विदा करती, निकल जाती है। देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंचदेवता मुखात् निर्गत्य गच्छन्ति श्री धी री धृत कीर्तया। श्री धी री का मतलब लज्जा। सावरकर जी कहते हैं, 1857 के स्वातंत्र्य समर में भारत के शरीर से ये पंचदेवताएं निकल गई, कारण हमने सामूहिकता की विदाई। हम अनुशासनबद्ध नहीं थे, हमारे में से हर एक का स्वार्थ सामूहिकता पर सवार हुआ था। सावरकर जी ने कहा है, आप यदि भारत के इतिहास का लेखन करने के लिए तुले हुए हैं, तो भारत की न्यूनताएं जो होंगी
छिपाने का प्रयास मत करिए। कारण भविष्य में यदि हम विजय चाहते हैं तो न्यूनताओं बरकरार करके विजय नहीं पा सकेंगे। आवश्यकता न्यूनताएं, कमियां, खामियां दूर करने की है। अंत में सावरकर जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश मार्गदर्शन के रूप में हमारे लिए दिया है। वर्तमान के उपनेत्र लगाकर इतिहास का अध्ययन मत करिए। दुर्भाग्य से खिलाफत आंदोलन के पश्चात और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निश्चित रूप से मुसलमानों की वोट बैंक का ख्याल करके हम इतिहास पढ़ने लगे। फिर हम सोचने लगे कि शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, इनके बारे में उनके आरती उतारना गलत है। वर्तमान के उपनेत्र लगाकर इतिहास का प्रस्तुतिकरण हम करने लगे, कीमत चुकानी पड़ी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने इसीलिए इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसका कम्युनिस्टों ने सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इस नाते वर्णन किया। न्यायालय ने आखिर मुरली मनोहर जोशी ही ठीक थे ये बताया है। शिक्षा बचाओ आंदोलन विजयी हुआ है। मित्रों, सावरकर जी का इतिहास के बारे में जो दृष्टिकोण था, मेरी ताकत के अनुसार आपके सम्मुख बताने का मैंने कुछ प्रयास किया। मैं मानता हूं कि आखिर आप सब लोग मेरी भूमिका से सहमत होंगे कि सावरकर जी केवल इतिहास के छात्र नहीं थे, वह इतिहास के निर्माता भी थे। और इसीलिए रियासतकार सर देसाई ने रत्नागिरी में सावरकर जी को मिलकर ये बताया है कि सावरकर जी, मैं केवल इतिहास लेखक हूं, आप इतिहास के निर्माता हैं। मैं मानता हूं कि सर देसाई का ये जो वाक्य है, उसी का उच्चारण करके मेरे प्रकट चिंतन को विराम देना उचित होगा। आपको धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत ही उद्बोधक तथा चिंतनीय विचार आपने हमारे सामने रखे हैं, इसलिए मैं हृदय से आपका तथा डॉक्टर दिगलुकर जी का आभार व्यक्त करता हूँ।